नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि कला, जो युद्ध का कला और जो चिकित्सा का कला, दोनों में कितनी समानताएं है और दोनों कला कैसे आजकल हम कला छोड़ के हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। और उससे हमारे जो लोगों में भी जो एक परसेप्शन होता है कि ये युद्ध है, ये योद्धा है, ये बहुत बड़ा चिकित्सक है, इसका नाम फेम है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करता है, या कोई, तो इसको कैसे, ये इसका कला क्या है, असली कला क्या है, युद्ध का असली कला क्या है, और उसे ही असली कला हमारे चिकित्सा का भी क्या है। तो ये मैं इस किताब पढ़ रहा था। एक बहुत पुराना एक योद्धा थे जिनका नाम चाइनीज चीनी योद्धा थे, सन सू। उन्होंने बहुत पुराना, करीब 2000 से भी 2500 साल पहले एक आर्ट ऑफ वार करके किताब लिखा है। आर्ट ऑफ वार, कई उसके, ये तो बहुत छोटा सा ये बहुत बड़ा किताब है। और आज तक लोग उस किताब को पढ़ते हैं। खाली मिलिट्री लीडर्स ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जो लीडर्स, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स है, बिजनेस लीडर्स है, उन्होंने जो किताब में जो ज्ञान लिखा था, जो विजडम लिखा था, उसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। और एक तो हमारे चिकित्सा में डायरेक्ट एप्लीकेशन है। मैं एक उन्हीं के आर्ट ऑफ वार से, उन्होंने चिकित्सा कला के बारे में भी एक जगह लिखा हुआ है, या उनके कई ट्रांसलेटर्स थे, उनमें से कई इंटरप्रिटेशंस हैं उनके संसु के। तो एक कोई किताब में लिखा है उनके संसु के कि एक चिकित्सा एक चिकित्सक थे जो कि प्राचीन चीन में थे, जिनके घर में बहुत सारे चिकित्सक थे। उनके जितने भाई थे, 3 भाई थे, तीनों चिकित्सक थे, बीमारियों का इलाज करते थे। सो उनसे पूछा गया कि आप जो 3 भाई हैं, 3 भाइयों में सबसे ज्यादा किसका ये है, नाम है, किसको सब मानते हैं कि है। तो वो जो फेमस, सबसे फेमस जो चिकित्सक थे उनको पूछा गया 3 भाइयों में से। तो वो सबसे फेमस डॉक्टर जो थे ऑफ एंशिएंट चाइना, उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा भाई जो डॉक्टर है, वो बीमारियों का होने के पहले ही बीमारियों के रूह को पकड़ लेता है, एंड उसको बीमारी होने तक पहुंचने ही नहीं देता है। और उसका नाम कोई नहीं जानता। वो अपने घर में भी अच्छे से उसको लोग तारीफ नहीं करते हैं, और वो बाहर वाले तो जानते ही नहीं है कि वो इतना बड़ा चिकित्सक है, जो कि बीमारी पहुंच होने के पहले ही बीमारी का रूप पकड़ के उसको निकाल देता है। जो भी हम आजकल रूप, उन्होंने एंशिएंट चाइना में कहा, अभी हम कह सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स है, या जो तो वो पहला भाई का बारे में बताया कि जिसका नाम घर के बाहर नहीं जाता है। दूसरा भाई है, बोला कि वो बीमारी हो जाता है, बीमारी होने के बाद जो बीमारी को आगे बढ़ने से रोक लेता है। और बिल्कुल बीमारी शुरू शुरू में एकदम छोटा स्टेज में रहता है, माइन्यूट स्टेज में, तो वो इलाज कर देता है जहां तक कि बीमारी आगे ना जाए, और और जल्दी से मरीज ठीक हो जाता है। और उसका नाम मोहल्ले तक ही जाता है। मोहल्ले वाले जानते हैं कि ये बहुत जल्दी अर्ली बीमारी को ठीक कर देगा। और बोला, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा मतलब जो सबसे बड़ा फेमस डॉक्टर था तीनों भाइयों में, बोलता मैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को ठीक करता हूँ। उस टाइम वेन को मैं पंचर करता हूँ, मैं ट्यूमर को निकालता हूँ, और स्किन को मसाज करता हूँ, और बड़े बड़े प्रोसीजर्स करता हूँ।
और मेरा नाम जो दूर दूर तक मेरा प्रचार है, गांव गांव शहर शहर में मेरा नाम है, और अमंग द लॉर्ड्स बड़े बड़े राजा महाराजा भी मेरे को बुलाते हैं। तो ये जो है, ये उन्होंने एक संसु के एक वर्जन में दिया है कि जो बीमारियों को होने के पहले ही रोक लेगा उसको कोई नहीं जानेगा, और जो शुरू शुरू में ही रोक लेगा उसको थोड़ा लोग जानेंगे, और जो बीमारियों को सबसे कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को करेगा, जो कि आगे बढ़ जाएगा, उसको दूर दूर तक उसका नाम होगा। और इसको जो संसु ने कंपेयर किया है कि योद्धा का भी ऐसे ही होता है। उन्होंने एक जगह दिया है आर्ट ऑफ वार कि 100 बैटल्स, 100 बैटल जीतना में बहुत ये लगता है, स्किल लगता है। फाइटिंग, दुश्मन से 100 बार लड़ाई करेंगे आप, 100 बैटल्स लड़ेंगे। सो बोलता, पर जो असली कला जो है वो कला है कि बिगर एक सिंगल बैटल लड़के, एक सिंगल लड़ाई लड़के आप लड़ाई जीत लो। एक भी बूंद खून का ना बहा के अगर आप लड़ाई जीत लेते हो, वही असली योद्धा है। तो जो असली योद्धा होते हैं वो लड़ाई से बिल्कुल आखिरी, कोई दूसरे चारा नहीं रह जाता है, तभी जाके लड़ाई के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रू सोल्जर है वो बिगर एक कतरा खून बहाए लड़ाई जीत सके, और वही असली योद्धा होता है। तो अभी ये जो कला है, चाहे वो चिकित्सा हो या चाहे वो ये हो, तो ये अभी आप देखें, अभी इतने साल हो गए, 2000 साल, अभी और हमारा कला और धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे जो अभी का जो लोगों का ये रहता है कि अगर बड़े बड़े बीमारियां ठीक करें, जैसे हमारे अभी बड़े बड़े डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, ऐसा नहीं है सबको बीमारियां नहीं है, पर बीमारी जो टर्सरी केयर जिसमें, उसमें हमारा $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, मेडिकल टूरिज्म है, दूर दूर से लोग आते हैं, वो कहते हैं ना। और वो डॉक्टर हमारे यहाँ हैं जो बड़े बड़े हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, नी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, और सबसे ये उनका नाम है, और वो होना भी चाहिए। पर ऐसे भी कुछ डॉक्टर हैं जो कि बीमारियों को होने भी नहीं देते, जो कि बीमारियों को होने ही नहीं देते, और उसका, और बीमारी होने के पहले अगर वो बीमारी को रोक लेते हैं तो उनके बारे में तो कोई नहीं जानेगा ना, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। बीमारी होगा नहीं तो वो नॉन इवेंट होगा। अगर नॉन इवेंट होगा, कुछ चीज होगा ही नहीं, तो जो चीज हुआ ही नहीं उसके तारीफ कौन करेगा फिर? अगर क्रेडिट कैसे मिलेगा अगर कोई चीज हुआ ही नहीं? तो ये एक पैराडॉक्स है। तो हमारे जो ऐसे, हमारा जो वास्ट मेडिकल ब्रांचेस है, उसमें ऐसा क्राइसिस हो जाता है। मतलब हर इंसान चाहता है कि थोड़ा उसका रिकग्निशन हो, उसको लोग माने कि वो डॉक्टर है, तो वो बड़े बड़े इलाज करना चाहिए। कुदरत भी अगर ठीक कर रहा है तो भी डॉक्टर को क्रेडिट थोड़ा अच्छा लगता है। हर इंसान चाहता है कि थोड़ा उसको कोई इज्जत दे। पर अगर लोग समझे कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि बीमारी होने के पहले ही बीमारी को रोक ले, और ऐसे डॉक्टर है, और हमको गर्व है कि हम इस फील्ड में हमने काफ़ी सालों से काम किया। मेरे को भी शुरू में मैं क्लिनिकल मेडिसिन में था, एनेस्थीसिया में था, फिर अभी, पर अभी ये एक संकट ये है कि हमारे जो ऐसे डॉक्टर हैं जो कि जिनका काम है कि बीमारी होने के पहले ही रोक ले उसको, हमारा एक सब्जेक्ट जो होता है जिसको कि हम पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते थे, हमारे टाइम उसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कहते थे।
इसको क्यों कहते थे कि प्रिवेंटिव, माने वही चाइनीज फिलोसफी पे था कि बीमारी होने के पहले ही उसका रूप पकड़ लो और हटा दो उसको। तो वो, और सोशल मेडिसिन इसलिए कहते थे कि बीमारी के जो कई कारण होते हैं, और वो कारण जरूरी नहीं है कि हेल्थ फील्ड में मिले आपको। वो कारण आपको, आपका जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं, आपका जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, सामाजिक चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ हमारे को कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं हमारे, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि वुमेन का पोजीशन सोसाइटी समाज में कम होता है, अभी धीरे धीरे बदल रहा है, अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो वो सोशल फैक्टर्स है। तो उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। फिर न्यूट्रिशन होता है, फिर हैबिट्स होते हैं, स्मोकिंग, ये सब आपका सोसाइटी से डिपेंड करता है। सोशल साइंटिस्ट होना भी बहुत जरूरी है, जो ये डॉक्टर जो कि जिसका नाम घर के बाहर नहीं जाएगा, मतलब जो कि बीमारी, तो उसको ये सब बहुत, जितना वो इसका अध्ययन करेगा, वो फुल टाइम अध्ययन कर सकता है उसको। और उसके आगे एक क्लिनिकल रोल आता कब है कि जब महामारी हो जाता है, जैसे अभी पेंडेमिक हो गया। और पर उस टाइम भी क्या हुआ था कि आपने देखा होगा, उस टाइम भी कोई इस ऐसे डॉक्टर से ज़्यादा नहीं आते थे टीवी में, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट और ये लोग, इन लोग ही आते थे, क्योंकि लोग उन्हीं को समझते थे कि वही सबसे बड़े डॉक्टर है। तो क्योंकि उनका वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस वो डॉक्टर्स को हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो लोग को इतना ये नहीं रहता अपना, देखिए हर आदमी चाहता है थोड़ा उसका रेपुटेशन हो, फेम हो, और बहुत मेहनत। तो जो हमारे ब्रांच में कई लोग ऐसे हैं कि वो, उनको थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, और ये होना ह्यूमन है, ये जरूरी ऐसे ह्यूमन है। तो जब तक लोग नहीं उनको क्रेडिट देंगे, तो उनको भी वो एक साइकिल चलता रहेगा। तो हमारे में से भी जो है ऐसे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से फिर नाम धीरे धीरे कम्युनिटी मेडिसिन आ गया, कि ऐसा शायद लगा कि चलो हम भी मेडिसिन वाले हैं, तो हम पूरे कम्युनिटी को, वो बात भी ठीक है, वहाँ तक ठीक है। फिर चर्चा होता है हमारे जो एसोसिएशन के बीच में कि भाई हम क्लिनिकल है कि नॉन क्लिनिकल है। हम तो क्लिनिकल है, हम भी मरीज देखेंगे, क्लिनिकल है। तो फिर आप एक चीज आप ये कर रहे हैं कि आपका जो विज्ञान है, आपका जो कला है, वो एक मरीज से वाइडर फैक्टर को देखना है, आपको बीमारी को पहले से पकड़ना है, और वो एक इंसान को पकड़ के नहीं होता है। आपको देखना है कि इंसानों को कौन धकेल रहा है बीमारियों की तरफ, वो सोशल फैक्टर्स देखने हैं। तो आप बेशक क्लिनिकल है, पर खाली क्लिनिकल रहने से ही आपका समाज में आपका नाम बहुत ऊपर रहेगा कि आप फेम हो गए, आप बीमारियां ठीक कर रहे हैं। पर एक्चुअल आप मिस कर जाएंगे कि वो बीमार पड़ने के पहले आपको पकड़ना है उसको, कैच को पहले पकड़ना है, बाउंड्री लाइन के पहले। अगर बीमार हो गया तो बाउंड्री लाइन से निकल गया, तो हालांकि तालियां बज रहा है कि आप, तो ये फैक्टर एक है। और इसको ये समझना थोड़ा अलग टाइप का ये रहता है, एक अलग टाइप का मेंटल मेकअप होना चाहिए। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन काफी हो जाता है कि आप इतना काम कर रहे हैं, आप बीमारी बचा रहे हैं, पर कोई आपका तारीफ नहीं कर रहा है। और ये खाली आप ही का प्रॉब्लम नहीं होता है, फैमिली मेंबर्स को भी लगता है कि ये तो कैसा डॉक्टर है, ये तो मरीज नहीं देख रहा है, क्लिनिकल नहीं है। हमारे खुद, मैं जैसे जैसे मैं ये अपने इसमें काम के इतने सालों से, मैं खुद अपने कुछ तजुर्बे से भी बता रहा हूँ। तो मैं तो पहले मेरे घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स भी नहीं समझते हैं कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि आप वो फैक्टर्स को ये कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या आप काउंसलिंग कर रहे हैं, या आप हेल्थ एजुकेशन कर रहे हैं, और कोई मरीज को इलाज तो और कोई कर रहा है, तो उसका नाम होता है। और इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इलाज थोड़ा ये आपका, तो और जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेंबर्स तो छोड़ो, कभी कभी आपके घर में जो लोग काम करते हैं, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ, बहुत मज़ेदार किस्सा है। मैं जब एमडी कर रहा था, इसी में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन उसको कहते थे, कम्युनिटी मेडिसिन, और हम आर्म फोर्सेस में हमने किया, एएफएमसी में, उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हम लोगों को ट्रेनिंग होता है काय में, मच्छर वगैरह कंट्रोल करने में। मॉस्किटो हम लोग को डिसेक्शन करना पड़ता था। वो जो रॉनेल रॉस ने जैसा किया था उसमें मलेरिया का जो पैरासाइट ढूंढना पड़ता था, और सलाइवरी ग्लैंड ये वो, और आइडेंटिफाई अलग अलग टाइप के करने पड़ते थे। और वो बहुत बहुत ही काफ़ी लेबोरियस काम होता था। और जैसे फिर फील्ड में जाना पड़ता था, दूसरे जैसे रोडेंट्स होते हैं, उसमें टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, ये सब उनको आइडेंटिफाई करने की कई बीमारियां जो होते हैं उससे फैलते हैं। और जो हमारे पुराने जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसमें काम किया है, और बहुत टाइम लगता है इसको आइडेंटिफाई करने में। जैसे रोनेल रॉस ने मलेरिया का लाइफ साइकिल किया है, तब जाके पता चला मच्छरों से, तो और फिर बीमारी मलेरिया बचाने में काम आता है, हाउ टू कंट्रोल मॉस्किटो। और उस टाइम बहुत हमारे साथ साइंटिस्ट होते थे जो एंटेमोलॉजी में ये करते थे। तो हम लोग जब एफएमसी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मेरा फैमिली था, मेरा बच्चा 6 महीने का था, और हम क्वार्टर्स में रहते थे, ट्रेनिंग क्वार्टर्स में। हमारे घर में मेड सर्वेंट्स काम करते थे, वो सर्वेंट उनके क्वार्टर्स भी थे हमारे यहाँ जो मेड काम करते थे। और हमारे ब्लॉक में दूसरे ट्रेनीज में रहते थे, जैसे हम थे प्रिवेंटिव मेडिसिन में, कोई पीडियाट्रिक्स में कर रहा था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट में, कोई मेडिसिन में कर रहा था, कोई सर्जरी में कर रहा था। तो मेड सर्वेंट्स में भी बाद में पता चला कि उनका भी ये होता है, स्टेटस होता है कि हमारे जो साहब है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हमारे साहब सर्जन है, हमारे साहब ये है। तो हमारा जो 6 महीने का बच्चा था हमारा, वो उसको दस्त वगैरह हो गए, ये हो गए, तो मैं जो अपना ओआरएस होता है वो बताया कि ये दो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, इसको नींबू पानी दो ये और ठीक हो जाएगा। मैं अपने वाइफ को बोला है, तो वाइफ वही दे रही थी ये। मेड सर्वेंट बहुत चिंता हो गया उसको। तो मेड सर्वेंट ने मेरे वाइफ को बोला कि भाई इसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो?" तो मेरे वाइफ ने बोला, भाई हमारे साहब भी तो डॉक्टर है। तो मेड सर्वेंट बोलते, नहीं नहीं, हम जो दूसरे मेड लोग हैं वो कहते हैं आपके साहब तो मच्छरों वाले डॉक्टर है, तो आपके साहब तो मच्छरों वाले डॉक्टर है, आप ऐसे डॉक्टर को दिखाओ जो कि आदमियों के डॉक्टर हो, बच्चे के डॉक्टर हो। तो तो ये फिर मैं जब घर आया तो मेरे वाइफ ने बोला, यार वो मेड सर्वेंट भी बोल रही थी, यार तुम तो मच्छरों के डॉक्टर हो यहाँ। तो मैं बोला, भाई ये उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि उनको इतना समझ में नहीं आता है। तो ऐसा फिर क्या होता है कि हमको ठीक है, हमको सही में इंटरेस्ट था हमको, पर कई ऐसे होंगे जो यंग जो जाते हैं, वो थोड़े उनको एक वो टाइम लगता आने में, समझने में टाइम लगता कि हम कर क्या रहे हैं, हमको लोगों से रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा। जैसे सबके कुछ रिकग्निशन नीड्स होते हैं, वो जो कहते हैं ना मैस्लोव या कोई साइकोलॉजिस्ट है, कि उनका ही इंसान के नीड्स होते हैं कि सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान, कि उसको नीड फॉर हंगर, नीड फॉर ये, नीड फॉर रिलेशंस। उसके बाद उसको दूसरे का रिकग्निशन का नीड होता है, पीयर लोग समझेंगे। और आखिरी होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इसके लिए करे। तो हमारा जो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है कि हमारा वो आखिरी वाला ऐसे टेम्परेमेंट होना चाहिए, तभी आप अपने इसमें ये कर सकते हो। क्योंकि कई ऐसे आपके घर वाले आपको नहीं समझेंगे, आपके पड़ोस वाले नहीं समझेंगे, आपका मेड सर्वेंट आपको नहीं पहचानेगा कि ये डॉक्टर है, ये क्या है। तो इसी से वो आता है कि हम तो क्लिनिकल है। क्लिनिकल में क्या है कि जैसा भी थर्ड रेट भी क्लिनिशियन हो, उसका नाम ज़्यादा होगा आपका फर्स्ट रेट प्रिवेंटिव स्पेशलिस्ट से। मैंने थर्ड रेट क्लिनिशियन, क्योंकि मेजोरिटी जो बीमारियां हैं ठीक हो जाता है, कुदरत बहुत तगड़ा होता है, कुदरत ठीक कर देता है। और जो सीरियस केस है वो उसको रिफर कर दो आप अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास, तो आपका हमेशा हाथ साफ रहेगा, और होना भी चाहिए। आप पर जो प्रिवेंटिव मेडिसिन कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, उसका जो प्रिवेंशन जब सक्सेसफुल होगा तो कोई बीमारी नहीं होंगे उसके आजू बाजू लोग, तो उसको फिर किसी इसमें आप दोगे। तो ये बात बहुत ही ये जरा पैराडॉक्स वाला बात है। और तो अभी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ये हमारे लोग भी क्लिनिकल क्लिनिकल आना चाहिए हमारे इसमें। देखा जाए तो हमारे जो रिमोट एरिया में काम करना चाहिए। और जब महामारी होता है, हमने तो कई फर्स्ट हैंड महामारी, हमने मौका मिलता है, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप फील्ड में जाओ। महामारी जब सिर के ऊपर पानी होता है तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, उस टाइम आपके क्लिनिकल स्किल्स बहुत काम आते हैं।
क्योंकि आइडेंटिफाई करना पड़ता केस, लैब इन्वेस्टिगेशन बाद में होता, वो अलग आते हैं, तो आपको रियल टाइम में करना पड़ता है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप क्लिनिकल के आगे हो। आप क्लिनिकल एक पेशेंट को देखता है, जो क्लिनिकल मेडिसिन वाला एक पेशेंट को देखता है, कोई एक पीस को देखता है ऐसा। वो मैं जो मेडिसिन है, मैं एक शतरंज के खेल के साथ इसका तुलना करता हूँ कि जो क्लिनिकल मेडिसिन वाला है वो एक गोटी के साथ खेलेगा। कोई घोड़े के साथ खेलेगा, कोई आपका वजीर के साथ ही खेलेगा, कोई बिशप के साथ खेलेगा, और एक ही तरफ बोर्ड में देखेगा वो, जिसका वो स्पेशलाइजेशन होता है। और आप जो कम्युनिटी मेडिसिन ही ले लो या सोशल मेडिसिन ले लो, वो क्या है, पूरे चेस बोर्ड को देखता है, वो पूरे गोटियों के बारे में सोचता है। जितने भी 32 गोटी होते हैं, 32 होते हैं, कितने होते हैं, 8 टू, हाँ 32 पीसेज होते हैं। तो वो पूरे गोटी देखता है कि वो गोटी कैसे चलेगा, उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके आगे फिर ऐसा होगा, ये नतीजा होगा। तो पूरा बोर्ड वो ग्रैंड मास्टर होता है। और आप यानी ग्रैंड मास्टर होना पसंद करोगे तभी जाके आप गेम जीत सकते हो। आप एक गोटी से खेलोगे तो कहीं अटक जाओगे, आप कितने भी है। पर जो नए खिलाड़ी होता है, एक गोटी से फटाफट मार काट करता है, ये करता है, वही संसु वाली बात हो गई ना, बहुत सारा खून बहाता है और उसको इंटरेस्टिंग लगता है गेम। और ग्रैंड मास्टर का गेम देखोगे तो धीरे धीरे होता है एक, पर वो पूरा थिंकिंग होता है, थोड़ा बुरा होता है। तो मेडिसिन भी ऐसा है, जो थोड़ा अच्छा चीज जो होता है, जिसका नतीजा अच्छा है, वो इतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा। वॉर भी ऐसा है जो में बहुत कत्लेआम हो रहा है, पिक्चर में बताते, वो वॉर नहीं है, उसमें कोई जीतता नहीं है। और अभी फिर से वॉर देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये है यूक्रेन वॉर, ये वॉर, ये अच्छा नहीं है। पर अगर जितने भी फैक्टर्स है जिसके वजह से वॉर होते हैं, उसको अगर कंट्रोल कर किया जाए, सोशल डेवलपमेंट हो, तो सिमिलरली आपकी बीमारियों का भी ऐसा है। जितना कुछ आप ये करेंगे, सोशल फैक्टर देंगे, लाइफस्टाइल के ऊपर ये देंगे, डाइट के ऊपर देंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कंटेमिनेशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें रूह है बीमारी की, जो कि चाइनीज का जो डॉक्टर था वो पकड़ लेता था और उसका नाम बाहर तक नहीं जाता था। तो इसके लिए अभी कैसे करें इसको, रिकग्निशन देना चाहिए, जो सोसाइटी को भी रिकग्निशन देना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स को भी, और ज़्यादा देना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि ये एक्चुअल डॉक्टर्स यही है जो, अगर आप देंगे तभी जाके आपको इंटेलिजेंट डॉक्टर्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अभी क्या हो रहा है कि जितने भी इंटेलिजेंट होते हैं वो जाते हैं क्लिनिकल मेडिसिन में, जहाँ पे मैं उनको पूरा श्रद्धा करता हूँ। जहाँ पे हाथ का काम है, सर्जरी अर्जरी, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है आपको इतने सारे फैक्टर्स को इकट्ठे लेने में। अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फ सिलेक्शन से वो उसमें चले जाते हैं, और हमारे यहाँ वो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं यहाँ, कि उनको समझ नहीं आता कि वो करे क्या। तो वो, तो अभी खुद वो क्लिनिकल मेडिसिन कराते हैं, आपको खुद को चेस्ट पीस, अभी क्लिनिकल मेडिसिन खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि क्लिनिशियन खुद क्लिनिकल मेडिसिन नहीं करता है। हमारे टाइम जो मेडिसिन होता था, जो सबसे क्लिनिकल स्पेशलिटी मेडिसिन, जैसे जनरल मेडिसिन, तो वो सब खुद आला लगाता था, खुद ये वो पूरा क्लिनिकल ये करता था, पूरा डायग्नोस करता। आजकल उसको ऐसा दूर से बैठ के उसको पूरा मिल जाता, वो अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, कैट स्कैन, पूरा बॉडी का उसके सामने आ जाता है। तो उसको पेशेंट को हाथ नहीं लगाना पड़ता है। तो वो, मैं वही सोच रहा कि आजकल क्लिनिकल मेडिसिन वाले भी क्लिनिकल मेडिसिन नहीं कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में जो लोग हैं, डिसिप्लिन में, वो बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन, हम क्लिनिकल है। तो मैं कहता हूँ भाई, आप क्लिनिकल वाले आजकल क्लिनिकल नहीं रहे तो आप कहाँ जा रहे हो। आपको पूरा ये देखो, चारों तरफ से देखो क्या हो रहा है, सोसाइटी को स्टडी करो, उसका हैबिट स्टडी करो, उसका लाइफस्टाइल स्टडी करो, उसका, जैसे पुराने जो बोल गए थे वाइस फिजिशियन हिपोक्रेटिस के टाइम से। तो ये फिर सोसाइटी को भी समझना चाहिए कि जो बड़े बड़े एम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं, दैट इज नॉट हेल्थ, दैट इज डिजीज। और उससे दूर दूर तक नाम हो रहा है, हमारे पूरे कंट्री का नाम हो गया मेडिकल टूरिज्म, बेस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे। पर वो चाइनीज मेडिसिन वाला जो, मतलब चाइनीज जो इतिहास में था कि वो जो बीमारी को होने दे रहा है और तब जाके ट्रीट कर रहा है, तो उसका नाम हो रहा है। तो अब वो तो होगा वो, उसका नाम, क्योंकि उसका काम भी बहुत ये मेहनत वाला है और काफ़ी स्किल चाहिए होता है।
तो पर क्या आप ये पसंद करेंगे कि सब बीमार होंगे तब वो जाएंगे, या आप ये पसंद करेंगे कि कम से कम लोग बीमार होंगे? तो अगर कम से कम लोग बीमार होना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा दो, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका उसमें योगदान रहता है, अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहता है स्वास्थ्य की तरफ, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन रहता है, पॉलिटिकल ये रहता है। तो तो ये है। तो आज का मेरा ऐसा ही ये था। और फिर अभी क्या, प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत वास्ट है। अभी एक ही चीज में प्रिवेंशन रह गया कि अगर आप सबको वैक्सीन लगा दो तो वो प्रिवेंशन, वो भी है, वो एक्चुअल प्रिवेंटिव मेडिसिन है वैक्सीनेशन। पर वो संभव नहीं है। अगर बीमारियां हजारों है, वायरस, तो हजारों वैक्सीन तो लगा नहीं सकते आप। तो आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल सैनिटेशन हाइजीन, तो मिनिमम आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। वैक्सीन आपका आर्टिलरी या बंदूक जैसा है, कई कई सिचुएशन में बहुत काम आता है, जहाँ पे कई बीमारियां हैं जिसके लिए जरूरत पड़ता है, जो सीरियस होते हैं। पर कई सब बीमारियों के नहीं होता। ये आपका लड़ाई में आर्टिलरी या बंदूक जैसा है, आपके पास गोला बारूद है तो ऐसा नहीं है सबको गोला चला दो, आर्टिलरी कर दो, फायरिंग कर दो, उसमें कई सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगे। तो देख के समझ के बंदूक चलाना पड़ता है। तो वैक्सीन भी देख के समझ के देना है। मास करोगे तो कईयों को नुकसान भी हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकता है हेल्दी पर्सन को। तो ये सब एक, इसीलिए मैं हमेशा मैं ये पढ़ता हूँ सन तzu का। और मेरे को ये आर्ट ऑफ वार और आर्ट ऑफ मेडिसिन में काफ़ी मेरे को ऐसे ये मिलते हैं मेरे को। और ये बता दूं कि ये बोलना इजी है, क्रेडिट मिलेगा प्रिवेंटिव मेडिसिन को। हमारे मेड सर्वेंट छोड़ो, मेरे घर वाले भी नहीं समझे थे। थोड़ा बहुत अभी समझ रहे हैं जब से ये महामारी आया, पेंडेमिक आया। पर अभी भी ये ट्रांजिएंट ही है, बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा फिर से आप। अभी तो और आजकल जनरल मेडिसिन वाले को भी प्रॉब्लम है, जनरल सर्जरी वाले को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके आगे सुपर स्पेशलिटी बन गया है। तो एक बार वो बन जाते हैं तो सब वेट करते हैं वो आएगा तो वो ट्रीट होगा, तो वो बीमारी है और आगे बढ़ती जा रही है, हेल्थ पीछे छूटते जा रहा है। तो ये मैं ऐसे लाउड थिंकिंग किया। मैं आजकल थोड़ा लाउड थिंकिंग करता हूँ कि कुछ लोग अगर हमको फीडबैक मिले, समझ में आए कि जनरल फीलिंग क्या है, जरूरी नहीं है। हम भी ऐसे प्रोब कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, ऐसे लाउड थिंकिंग करके कि क्या ऐसे सोच है समाज का, तो या नहीं है। अगर है तो थोड़ा शायद सोच बदले कि खाली हाई टेक मेडिसिन इज नॉट द सक्सेस ऑफ हेल्थ, इट इज द फेलियर ऑफ हेल्थ। तो यही आज हमको धन्यवाद।